अध्याय 1421 पतन। गिर जाना। इमारत के विशाल आकार और प्रकृति के कारण आग का अलार्म इतनी तेज बज रहा था कि पड़ोसी इमारतों में रहने वाले लोग भी सड़कों पर गूंजती चीखें सुन सकते थे। लोग जल्दी जल्दी वहां से निकल गए और PPIX समूह द्वारा किए गए पिछले हमले की यादें ताज़ा हो गईं, एक ऐसी घटना जिसमें पूरा इलाका लगभग आग की लपटों में घिर गया था। कोई भी उस भयावहता को दोबारा नहीं जीना चाहता था। सिर्फ बाहर वालों ने ही प्रतिक्रिया नहीं दी। इमारत के अंदर मौजूद हर व्यक्ति बाहर निकलने लगा और उनके कदमों से अफरा तफरी मच गई। तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें मदद मिलेगी? लुजेन ने बेचैनी से अपना सिर पकड़ते हुए बुदबुदाया। उसके शब्द उसके व्यवहार से मेल नहीं खा रहे थे। अलार्म की लगातार तेज आवाज उसे साफ तौर पर प्रभावित कर रही थी। एक वेयरवुल्फ होने के नाते लुजेन हमेशा अपने दुश्मनों का पता लगाने के लिए अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था। लेकिन उस तेज आवाज ने उन इंद्रियों को सुस्त कर दिया, जिससे उसका काम एक आम इंसान जैसा हो गया। फिर भी लुजेन अपनी क्षमताओं के लिए नया नहीं था। वह कोई नया कुत्ता नहीं था। वह खुद पर नियंत्रण तो रखता था, लेकिन अपने सामान्य स्तर पर नहीं। उसकी सटीकता में कोई कमी थी। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिल गईं। तभी इनु बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से भागता हुआ एक तरफ भागा। लुजेन भी तुरंत उसके पीछे पीछे दौड़ा और उस पर हमला करने के लिए लपका। लुजेन के पंजे का एक वार छूकर निकल गया, लेकिन इनु ने तुरंत पलटवार किया। उसने अपनी कुल्हाड़ी जोर से घुमाई, लेकिन वह बाल बाल बच गई। बिना एक पल भी गंवाए उसने अपना शरीर घुमाया और फिर से कोशिश की, लेकिन लुजेन दूसरे वार के नीचे झुक गया। लुजेन ने जोरदार ओवरहेड अटैक किया। इनु ने उसे रोकने के लिए दोनों कुल्हाड़ियों को अपने सिर के ऊपर उठाया। दबाव से उसकी मांसपेशियां खींच गईं। फिर गति का इस्तेमाल करते हुए उसने किक मारने के लिए अपना पैर उठाया। हैरानी की बात है कि लुजेन ने भी यही किया और दोनों के पैर हवा में ही टकरा गए। लेकिन कुछ अलग सा लग रहा था। इनु कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह उस संपर्क को एक स्प्रिंगबोर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था, खुद को हवा में पीछे की ओर उछाल रहा था और कमरे के दूर कोने में जा गिरा। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब स्थिर और मौन खड़े इन्नु के हाथ में केवल एक कुल्हाड़ी थी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर तनावग्रस्त था, उसकी आंखें केंद्रित थीं। वह घबराया हुआ नहीं था, पहले की तरह आगे नहीं भाग रहा था। वह शांत, संयमित और विचारशील लग रहा था। लुजेन ने सोचा, इस लड़के में कुछ तो अलग है। वो पहले की तरह घबरा नहीं रहा। वो बोल भी नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे अब वो इस लड़ाई में अपना सब कुछ झोंक रहा है। वो पूरी तरह से एकाग्र है। क्या ये आत्मविश्वास है? वो अब बेहतर लड़ रहा है। लुजेन कोई भी जोखिम नहीं उठाने वाला था। एक गुर्राहट के साथ वह आंशिक रूप से रूपांतरित हो गया और इनु की ओर आत्मा के तीरों की बौछार कर दी। लेकिन इनु को अपनी ट्रेनिंग, एक अल्टर्ड शिकारी के रूप में बिताए दिन याद थे। उस समय उसे यह बात अच्छी तरह से समझा दी गई थी, शिकारियों में इंसान सबसे कमजोर होते हैं। उनके पास कोई प्राकृतिक लाभ नहीं था, इसलिए उन्हें ज्यादा चतुराई से, ज्यादा जोर से, अपनी पूरी ताकत से लड़ना पड़ता था। सभी अदृश्य तीरों को रोकने की कोशिश में समय बर्बाद करने के बजाय इन्नु एक तरफ भागा और खंभों के पीछे छिप गया। तीर कंक्रीट को चीरते हुए निकल रहे थे, लेकिन इन्नु उनसे थोड़ा आगे ही रहा। वह पूरी गति से दौड़ा, कार्यालय का चक्कर लगाया, लेकिन सीधे लुजेन की ओर नहीं गया। लुजेन ने आंखें सिकोड़ लीं। इन्नु के व्यवहार में कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्या वो पीछे हट रहा है? उसकी ऊर्जा पहले ही खत्म हो चुकी है। उसे पता होना चाहिए कि वो मुझसे आगे नहीं भाग सकता। जैसे ही लुजेन ने तीरों की अगली बौछार की तैयारी की, इन्नु ने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे जमीन पर दे मारी, जिससे कंक्रीट चकनाचूर हो गई और वह नीचे जमीन पर गिर गया। उन्होंने न सिर्फ हमले से बचाव किया, बल्कि इमारत के एक अलग हिस्से में एक बिल्कुल नई मंजिल पर चले गए। इस दफ्तर में फर्नीचर अलग था, कवर अलग था। लुजेन सावधानी से गड्ढे के पास पहुंचा। इससे पहले कि वह कूद पाता, मलबे की एक बौछार ऊपर की ओर फेंकी गई। मेजें, कुर्सियां, लकड़ी के टुकड़े, सब कुछ उसकी ओर उड़कर आ रहा था। उसने ज्यादातर मलबे को आसानी से हटा दिया, लेकिन इस अप्रत्याशितता ने उसे घबरा दिया। क्या इन्नु नीचे छुपकर उस पर घात लगाने की प्रतीक्षा कर रहा था? जब लुजेन आखिरकार नीचे कूदा, तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। फर्श पूरी तरह से टूटा हुआ था। इनु पहले ही फिर से हिल चुका था, एक और मंजिल तोड़ते हुए अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ गया था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पबफ्यूचर विज्ञापन। बार बार इन्नु ने इस पैटर्न को जारी रखा, फर्श को तोड़ते हुए, नीचे गिरते हुए और नीचे अगले स्तर पर गायब हो जाते हुए। ये बेवकूफ बस भाग रहा है और अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। यह मुझसे लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। आखिरकार लुजेन उस जगह पहुंची जो सबसे निचली मंजिल जैसी लग रही थी। अब कोई दफ्तर वाली इमारत नहीं, बल्कि एक पुराने अपार्टमेंट ब्लॉक जैसा लग रहा था। साज सज्जा बदल गई थी और कमरे छोटे और ज्यादा सीमित हो गए थे। इन्नु लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ा था, दोनों कुल्हाड़ियां अब उसके हाथ में थीं। उसकी छाती धीमी, स्थिर सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। तो लुजेन ने गुर्राते हुए कहा, जैसे ही उसका पूरा वेयरवुल्फ रूप सामने आया। मांसपेशियां फैल गईं, पंजे तेज हो गए और उसके अंगों पर फर छा गया। आखिरकार तुमने दौड़ना बंद कर दिया, लेकिन इतनी मेहनत के बाद तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो गई होगी। अब तुम क्या कर सकते हो? इन्नु ने अपनी आंखों में इस्पात भरकर उसे घूरा। मुझ में अभी भी ऊर्जा बची है, उसने कहा, लेकिन एक बात में तुम सही हो, इसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बचेगी। दोनों कुल्हाड़ियों को हवा में उठाकर उसने अपनी बची हुई कि उनमें उड़ेल दी। उसके शरीर में शक्ति का संचार होने से उसका शरीर मंद मंद चमक उठा। फिर वह ऊपर की ओर उछला और पूरी ताकत से नीचे गिरा। उसकी दूर गति की शक्ति के कारण प्रहार का बल बहुत बड़ा था। उसकी कुल्हाड़ियां जमीन पर सीधे रसोई के बीचों बीच जा लगी और मलबे और रोशनी के एक बहरा कर देने वाले विस्फोट में सब कुछ नष्ट हो गया। अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर इमारत के एक तरफ एक बड़ी दरार पड़ गई। नींव दबाव से करा उठी और फिर एक जोरदार गर्जना के साथ पूरी इमारत ढहने लगी। उनके नीचे का फर्श टूट गया और टावर टुकड़े टुकड़े होकर ढहने लगा। तारांकन अध्याय 1422 पतन की चाल।
द कोलैप्स गैम्बिट। पूरी इमारत जोर जोर से कांप रही थी और साफ था कि ये सिर्फ एक मंजिल के ढहने का मामला नहीं था, बल्कि पूरी इमारत ही ढह रही थी। इमारत तेजी से अपने आप ढह रही थी, एक के बाद एक मंजिलें डोमिनोज की तरह ढह रही थीं। इनू ने जो कुछ किया वह उसी की याद दिलाता है जो उसने यल्वा के साथ केबिन गिराते समय किया था। लेकिन इस बार दांव और ढांचा बहुत बड़ा था। उसे अपनी योजना में उसी के अनुसार बदलाव करने पड़े। कुछ खंभों को गिरा देना या किसी एक मंजिल की संरचना को नुकसान पहुंचाना काफी नहीं होता। इस आकार की ज्यादातर इमारतें विशेष रूप से मजबूत होती हैं। क्षतिग्रस्त छत को ढहने में महीनों लग सकते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। उसे तुरंत ढहने की जरूरत थी, और साथ ही उसे लूजिन को इस बात से पूरी तरह अनजान रखना था कि वह क्या योजना बना रहा है। लूजिन के लगातार हमलों का फायदा उठाते हुए इनू ने युद्ध में बड़ी सावधानी से धावा बोला, अपने प्रतिद्वंद्वी को एक के बाद एक मंजिलें मारता रहा, जिससे नुकसान फैलता गया, जबकि उसकी एक कुल्हाड़ी हवा में उड़कर महत्वपूर्ण सपोर्ट बीमों को निशाना बना रही थी। उसने इमारत के एक हिस्से को छोड़कर लगभग सभी बीमों को नष्ट कर दिया। वह इस प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से जारी रखता रहा, इमारत से नीचे उतरता रहा जब तक कि वे अपार्टमेंट की मंजिल तक नहीं पहुंच गए। तभी उसे यह झटका लगा। भारी मात्रा में क्यूई का उपयोग करते हुए उसने अपनी कुल्हाड़ी से इमारत के अछूते कोने पर एक केंद्रित विनाशकारी प्रहार किया। यह एकमात्र ऐसा भाग था जिसे उसने जानबूझकर बरकरार रखा था। उन्होंने हमले की शक्ति को कई दिशाओं में मोड़ दिया, नींव की ओर, नीचे की ओर तथा संरचना के ऊपर की ओर विस्फोट किया, जिससे उस ओर का अंतिम संरचनात्मक आधार पूरी तरह नष्ट हो गया। परिणाम तत्काल सामने आया। हड़ताल के दबाव में इमारत ढहने लगी। ढहने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पहले तो मुझे लगा कि मैं इस आदमी से आगे निकल जाऊंगा, शायद पाक तक पहुंच जाऊंगा, इनू ने सोचा। लेकिन अब समझ आया, ये नामुमकिन है। मैं उसके जैसे किसी को सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकता, चाहे मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं। यही एक तरीका है जिससे मेरे जैसा कोई जीत सकता है। उसने दोनों कुल्हाड़ियां अपनी पीठ पर बांध लीं और अपने हाथ ऊपर उठा लिए, क्योंकि इमारत उसके चारों ओर गिर रही थी। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीचे सड़क पर खड़े निवासी और राहगीर स्तब्ध होकर चुपचाप इमारत को ढहते हुए देख रहे थे। धूल की एक विशाल लहर धूसर सुनामी की तरह ऊपर की ओर उठी और आसपास की इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ मलबा आसपास की इमारतों से टकराया, लेकिन नुकसान कम ही हुआ। शुक्र है कि फायर अलार्म ने अपना काम कर दिया था। लोग पहले ही वहां से निकल चुके थे और आग लगने या इससे भी बदतर स्थिति की आशंका में वहां से निकल रहे थे। फिर भी इमारत का पूरी तरह ढह जाना एक भयावह दृश्य था। प्रत्यक्षदर्शियों को यह असंभव लग रहा था कि इस तरह की तबाही में कोई भी बच सकता है। लेकिन जब धूल जमने लगी, कोई व्यक्ति मलबे के शिखर पर खड़ा था। इन्नू एक घुटने पर बैठा था, हौंफ रहा था, उसकी नाक से धीरे धीरे खून टपक रहा था। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया? उसने थोड़ा लड़खड़ाते हुए सोचा। उसने पहले कभी इस तरह का तनाव महसूस नहीं किया था। और हाँ, उसने अपनी टेलीकिनेसिस का भी इस पैमाने पर कभी इस्तेमाल नहीं किया था। ढहने के दौरान वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके गिरते मलबे को उसी समय एक तरफ धकेल रहा था, मलबे और कंक्रीट को इस तरह मोड़ रहा था कि वह उसे कुचल न सके। इसी तरह वह बच पाया और आखिरकार सबसे ऊपर पहुंच गया। लेकिन इस प्रयास ने उनका सब कुछ छीन लिया था। इमारत ढहने के बीच में ही उसकी शक्ति कम होने लगी थी। फिर भी उसने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। अगर वह एक पल के लिए भी रुक जाता तो पूरी इमारत उसे जिंदा दफना देती। उसने अपने चेहरे से खून पोंछा और थोड़ा लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। फिर वह मलबे के बीच से भारी कदमों से चलने लगा। मुझे आशा है कि किसी को चोट नहीं पहुंची होगी। काफी समय बीत चुका है ना? लूजिन के लिए फायर अलार्म सिर्फ ध्यान भटकाने वाला नहीं था। ये शुरू से ही इनू की योजना का हिस्सा था। उसे पता था कि अंदर लोग होंगे। अलार्म बजाना ही एकमात्र तरीका था जिससे वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि सब कुछ गिरने से पहले उन्हें बाहर निकलने का मौका मिल जाए। अब अंततः मलबे से बाहर निकलकर इन्नू सड़क पर आ गई। मुझे नहीं पता कि लूजिन अभी भी वहां जिंदा है या नहीं, उसने सोचा। वेयरवुल्फ को जानता होगा शायद, लेकिन उम्मीद है कि उसे इतनी चोट लगी होगी कि उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे पार्क जाकर बाकियों की मदद करनी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ये सोचते हुए भी इन्नू को पता था कि वह लड़ने की हालत में नहीं है। उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसकी क्यूई का भंडार लगभग खाली हो चुका था। लेकिन शायद, बस शायद, अगर उसके पास उसकी कुल्हाड़ी होती और वह किसी दूसरे वेयरवुल्फ का सामना करता तो वह कुछ कर सकता था। इस रफ्तार से अगर मैं वहां पैदल जाऊं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसमें बहुत समय लग जाएगा। तभी सड़क के उस पार से एक आवाज आई, अरे बच्चे, तुम हाउलर्स के साथ हो, है ना? इन्नू ने मुड़कर देखा तो एक आदमी उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसे देखकर वह हैरान रह गया। वह एक आम नागरिक जैसा लग रहा था, उन कई लोगों में से एक जो पहले ही वहां से निकल चुके थे। तुम अभी हमलावरों में से एक से लड़ रहे थे, है ना? तुम्हें पार्क जाना है। इन्नू ने पलकें झपकाईं। इस आदमी को ये सब कैसे पता? लेकिन फिर उसे याद आया, हाउलर्स ने सबके सामने खुलकर अपनी पहचान बताई थी। उन्होंने अपनी पहचान नहीं छिपाई थी। और इन्नू ने अब भी अपनी काली और सुनहरी वर्दी पहनी हुई थी। बिना कुछ कहे उस आदमी ने चाबियों का एक गुच्छा हवा में उछाल दिया। इन्नू बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़ने में कामयाब रहा। मेरी गाड़ी ले लो, उस आदमी ने कहा। जाओ अपने दोस्तों की मदद करो। तुम हाउलर्स ने हमारे शहर के लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। और अगर हम सब इससे बच गए तो तुम मेरे लिए एक नई गाड़ी खरीद सकते हो। इन्नू के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान फैल गई। उसने उस आदमी को कृतज्ञता से सिर हिलाया और फिर सड़क की ओर मुड़ गया। उसने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। एक खतरा कम होने पर इन्नू तेजी से आगे बढ़ा और दूसरों के साथ फिर से जुड़ने लगा। लेकिन बाकी हाउलर्स का क्या हाल था? अध्याय 1423। एक वारहैमर का वजन। पार्क में एक खास जगह थी जिसे हाउलर्स और लूपस ग्रुप के बीच मुख्य युद्ध क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। वह रणनीतिक स्थान कोई और नहीं बल्कि वह पहाड़ी की चोटी थी जहां गैरी तैनात था, एक बड़े 2 मंजिला अंडाकार रेस्टोरेंट के बगल में, जहां से पूरे क्षेत्र का नजारा दिखता था। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक स्थान नहीं था।
अगर हाउलर्स के किसी भी समूह को भारी नुकसान हुआ, बिखरा हुआ पाया गया या मदद की जरूरत पड़ी तो उनके आदेश साफ थे, उन्हें इस पहाड़ी पर वापस जाना था जहां गैरी और कुछ अन्य लोग इंतजार कर रहे होंगे। यह एक आधार, एक रैली स्थल और शक्ति का प्रतीक था। हालांकि एक प्रमुख कारक ऐसा था जिसके बारे में हाउलर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी भविष्यवाणी नहीं कर सके। ल्यूपस समूह के सदस्य वास्तव में कहां दिखाई देंगे। दुर्भाग्य से या शायद सौभाग्य से हर स्थिति के आधार पर यह अनुमान लगाना असंभव था कि हर मुठभेड़ किस रूप में होगी। और जहां तक गैरी की वर्तमान स्थिति का सवाल है तो बात बिगड़ चुकी थी। आयरन फैंग का एक सदस्य आ पहुंचा था। उसका नाम स्लिट था। वह कोई साधारण ग्रंट नहीं था। स्लिट ने अपने कौशल और शक्ति के बल पर आयरन वैंग्स में अपनी जगह बहुत पहले ही बना ली थी। लेकिन अब वह उससे कहीं बढ़कर था। वह डार्क गिल्ड के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक, अज्ञात घातक जादू से उन्नत जुड़वां खंजरों से लैस था। इन खंजरों का इस्तेमाल करके स्लिट ने अपने आसपास की हर चीज को तहस नहस कर दिया था। उसने हाउलर्स के काम में इतनी प्रभावी ढंग से दखल दिया था कि इजी, इयान और नुम्बा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वे बचाव की मुद्रा में आ गए थे और जवाब देने में असमर्थ थे। बिना समय गंवाए गैरी ने बहुत कुछ देख लिया था। वह अब खुद को और रोक नहीं पाया और व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई में शामिल हो गया। उसका निशाना साफ था, स्लिट। गैरी हवा में ऊंची छलांग लगाता हुआ स्लिट की ओर मिसाइल की तरह झपटा, मानो कोई विनाशकारी प्रहार करने को तैयार हो। आयरन फैंग के सदस्य को तो पता ही नहीं था कि उसकी ओर क्या आ रहा है। जैसे ही गैरी ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए, ऐसा लगा जैसे उसने किसी अदृश्य चीज को पकड़ रखा हो। और फिर ये प्रकट हुआ। अचानक कहीं से उसकी मुट्ठी में लाइकेंटाइट वारहैमर आ गया, जो एक प्रसिद्ध दानव स्तरीय हथियार था। स्लिट की नजर में हथियार मानो हवा से प्रकट हो गया था। उसके पास इस पर सवाल उठाने का जरा भी समय नहीं था। पूरी तरह से सहज ज्ञान के बल पर उसने अपने दोनों खंजरों को अपनी बगलों से निकाला और उन्हें अपने सिर के ऊपर उठा लिया। उसने जितना हो सके उतनी शक्ति निकाली। उसके ब्लेड जोरदार ढंग से चमक रहे थे और उनमें से ऊर्जा उमड़ रही थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह पर्याप्त होगा, क्योंकि स्लिट को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि गैरी वास्तव में किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग कर रहा है। नहीं उसे यह पता था कि उसके हाथ में अब हथियार का स्तर क्या है। गैरी अपनी गति को पीछे छोड़ते हुए और हथौड़ा पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में लेकर अपनी दोनों भुजाओं में क्यूई भर रहा था। वह क्यूई युद्ध हथौड़े में भर गई और कुछ हुआ, हथियार ने प्रतिक्रिया दी। हथौड़े से निकली ऊर्जा गैरी में वापस लौट आई, जिससे वह और भी मजबूत हो गया। फिर झूला आया। विशाल हथौड़ा सीधे खंजरों के ऊपर जा गिरा। परिणाम विनाशकारी था। स्लिट के पैर लड़खड़ा गए, उसके घुटने सख्त जमीन से टकरा गए। टक्कर के जोर से उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई, जिससे हर तरफ गहरी दरारें पड़ गईं। प्रहार की तीव्रता से स्लिट का पूरा शरीर कंपन से भर गया और हालांकि हथौड़े का उससे सीधा संपर्क भी नहीं हुआ था, फिर भी दबाव के कारण उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। उनके आसपास का लगभग पूरा इलाका कांप उठा। पास के रेस्टोरेंट के अंदर झूमर हिल रहे थे, गिलास खनक रहे थे और हर कोई स्तब्ध होकर खिड़की की ओर मुड़ा। उनके सिर सहज ही विस्फोट जैसे प्रभाव के स्रोत की ओर मुड़ गए। और वहां गैरी खड़ा था। उसने पहले ही हथौड़े को वापस अपने कंधे पर रख लिया था और अपनी तबाही को घूर रहा था। उसके नीचे एक बड़ा गड्ढा बन गया था और जहां हथौड़े ने वार किया था वहां लंबी लंबी दरारें पड़ गई थीं। यह मेरी शक्ति थी, गैरी ने चौंक कर सोचा। पूरी तरह से रूपांतरण किए बिना भी वह प्रहार क्या पहले से ही रूपांतरित प्रहार के स्तर का था। वह सोच में पड़ गया कि अगर वॉरहैमर इस्तेमाल करते हुए वह पूरी तरह से बदल गया तो क्या होगा। तब वह किस तरह का नुकसान पहुंचा पाएगा। लेकिन इस बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि यद्यपि उसके द्वारा बनाए गए गड्ढे में खून था, लेकिन वहां कोई शव नहीं था। वो एक आयरन फैंग है और उसके अपने हथियार होने के बावजूद मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक ही बार में ढेर हो जाएगा। शायद वो इस वक्त खुद को छुपाने के लिए खंजर की किसी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा होगा, गैरी ने अंदाजा लगाया। हालांकि ये बेकार था। जब तक गैरी ने वारहैमर को पकड़ा हुआ था वह धीरे धीरे चमकता रहा और अब किनारे पर एक छोटा सा नीला निशान दिखाई दिया जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। ये वारहैमर के कौशलों में से एक है ना? हंटर का निशान। जिन पर सीधे वारहैमर से वार होगा उनके शरीर पर भेड़िए के आकार का एक नीला निशान बन जाएगा। इस निशान पर निशाना साध कर किए गए वार से गंभीर क्षति होगी। अगर निशान पर दोबारा वार किया जाए या शरीर के किसी और हिस्से पर वार किया जाए तो निशान गायब हो जाएगा। अगर निशान पर दोबारा वारहैमर से वार किया जाए तो नुकसान दोगुना हो जाएगा। लगाए जा सकने वाले निशानों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। गैरी की आंखें सिकुड़ गईं। निशान सीधे स्लिट के सिर के ऊपर चमक रहा था। जाहिर है, जब वारहैमर जमीन पर गिरा था तो उसका एक छोटा सा हिस्सा उसकी खोपड़ी को छू गया था, जो क्षमता को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन स्लिट को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वह हिलने डुलने के लिए संघर्ष कर रहा था, खंजर की शक्ति का उपयोग कर स्वयं को छुपा रहा था, ये सोचकर कि वह इस समय सुरक्षित है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं निकल रहा। स्लिट ने सोचा, अभी भी अपनी ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा था कि वह रूपांतरित नहीं हो सकता, वह कमजोर होगा। हाँ, मुझे उम्मीद थी कि वह मजबूत होगा, लेकिन इतना मजबूत। मेरा पूरा शरीर अभी भी दर्द कर रहा है। मुझे लगता है उस चोट ने पूरे शरीर को अंदरूनी नुकसान पहुंचाया है। अब स्लिट के सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय था। शुरू में उसे गैरी को देखते ही पीछे हट जाना था। उसे यल्वा या लूपस को अपनी लोकेशन बतानी थी, लेकिन वह अति आत्मविश्वासी हो गया था। उसे लगा कि वह अकेले ही सब संभाल लेगा और अब वह इसकी कीमत चुका रहा था। मुझे करना होगा। लेकिन स्लिट के विचार पूरे होने से पहले ही गैरी बिना किसी पूर्व सूचना के फिर से उसके पास आ गया। स्लिट अभी भी अपने खंजर की क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था। उसे सचमुच लगा कि वह छिपा हुआ है, लेकिन गैरी के लिए तो वह खुले में खड़ा होना ही बेहतर समझता था। इस बार पहले तो गैरी के हाथ में कुछ भी नहीं था, जब तक वह झूला नहीं। बीच में ही हथौड़ा फिर से प्रकट हो गया और उसका भारी आकार स्लिट की पसलियों पर जोरदार प्रहार से लगा। प्रहार से कई हड्डियां तुरंत टूट गईं। उसकी आवाज तोप के धमाके जैसी गूंजी। इस युद्ध हथौड़े से मैं उन सभी को कुचल दूंगा जो हाउलर्स को धमकाने की हिम्मत करेंगे। गैरी ने सोचा। उसकी आंखें गिरे हुए आयरन फैंग पर टिकी थीं।
अध्याय 1424 शक्ति का भार। गैरी अपने पूरे शरीर में इसका प्रभाव महसूस कर सकता था। जैसे ही हथौड़ा लगा उसे अपनी हड्डियों की गहराई में एहसास हुआ कि चोट बहुत ज्यादा लगी है। कंपन हथियार की शाफ्ट से होते हुए हथौड़े की नोक तक पहुंचा और वह पक्के तौर पर बता सकता था कम से कम स्लिप की कुछ हड्डियां उस वार से टूट गई थीं। यह उसके पहले वार से ज्यादा साफ लगा था। हो सकता है कि इस बार उसने उतनी क्यूई का इस्तेमाल न किया हो, लेकिन गति उसके पक्ष में थी और उसके शरीर की कच्ची ताकत भी। हथियार से मिली शक्ति के साथ इसका असर निर्विवाद था। सच तो यह था कि गैरी के पास अभी भी बहुत ऊर्जा बची हुई थी। अपनी क्लास की बदौलत उसे ऐसे फायदे मिल रहे थे जिनकी दूसरे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, न ही उसके आसपास, और वह तय समय से पहले ही मैदान में कूद पड़ा था। अगर उसे पूरी लड़ाई जीतनी थी तो उसे जहां तक हो सके अपनी ऊर्जा बचानी थी। गैरी ने सोचा, मैंने उस पर जो निशान लगाए थे उन पर वार नहीं किया। उसकी नजरें मैदान पर घूम रही थीं, इसलिए मैंने कोई महत्वपूर्ण प्रहार नहीं किया। लेकिन मैं उसे पीछे हटने नहीं दे सकता। मुझे ये काम पूरा करना होगा इससे पहले कि उसे किसी और को चोट पहुंचाने का मौका मिले। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, एक तरफ से आई हलचल ने उसका ध्यान खींचा। एक वेयरवुल्फ कहीं से अचानक उस पर झपटा। गैरी का हथियार पल भर में उसकी पकड़ से गायब हो गया। वह पीछे झुक गया, बाल बाल बचा। वेयरवुल्फ आश्चर्यजनक चपलता के साथ जमीन पर फिसला, अपने पंजों से उछला और पुनः गैरी की ओर बढ़ा। लेकिन गैरी तैयार था। ठीक समय पर उसका हथौड़ा उसके हाथों में फिर से प्रकट हो गया। उसने उसे ऊपर उठाया और उसका बड़ा चपटा सिरा जोरदार आवाज के साथ सामने से आ रहे वेयरवुल्फ से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हमलावर उछलकर हवा में उछल गया, अपने पीछे 2 मंजिला रेस्टोरेंट के ऊपर से उड़ता हुआ और फिर दूर कहीं गायब हो गया। और अधिक वेयरवुल्फ उसके पास आ गए और उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया। ये वो लोग नहीं थे जिनसे उसका पहले सामना हुआ था। ये नए लोग थे जो शुरुआत में रेस्टोरेंट पर हमला करने गए थे, लेकिन गैरी को असली खतरा समझकर वापस लौट आए। उन्हें वो बात समझ आ गई थी जो बाकियों को पहले से ही पता थी, अगर गैरी को नहीं रोका गया तो उनमें से किसी के पास कोई मौका नहीं बचेगा। उनके लिए सब कुछ बिखरने की कुंजी वही था। एक और वार बाईं ओर से आया। बिना एक पल भी गंवाए गैरी ने अपने शरीर को घुमाया, अपनी बाहें घुमाई। हथौड़ा बीच में ही प्रकट हुआ और वेयरवुल्फ के सीधे बगल में लगा। समय एकदम सही था, मिलीसेकंड तक। ये हमेशा से था। गैरी ने इसके लिए प्रशिक्षण लिया था। उसने कानू के साथ अनगिनत घंटे बिताए थे अपने हथियार की टाइमिंग और पहुंच को निखारने में। वह अपने हाथों और हथौड़े के सिरे के बीच की सटीक दूरी और बीच में उसे बुलाने का सही समय जानता था। और हालांकि यह प्रशिक्षण ज्यादातर इंसानी रूप में ही हुआ था, लेकिन यह उसकी योजना के अनुसार ही था। उन्होंने सोचा, यही लड़ाई है जिसके लिए मैंने इस तरह का अभ्यास किया। उसे घेरे हुए वेयरवुल्फों को यह सुविधा नहीं मिली थी। उन्होंने देखा था कि वह क्या कर सकता है, हाँ, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर उसका सामना नहीं किया था। हथियार की मारक क्षमता का अंदाजा लगाना मुश्किल था, और यह अंदाजा लगाना और भी मुश्किल था कि वह कब प्रकट होगा। एक पल उसके हाथ खाली होते, अगले ही पल हथौड़ा उनकी पसलियों से टकराता या उन्हें हवा में उछाल देता। यह एक भूत से हथौड़े से लड़ने जैसा था। एक अन्य वेयरवुल्फ ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया, गैरी के चौड़े प्रहार से सीधे आगे बढ़ते हुए उम्मीद की कि करीब आकर वे उसे पकड़ लेंगे। बड़ी गलती। गैरी ने अपनी कमर मोड़ी और अपना पैर ऊपर उठाया, जिससे उसका पैर सीधे आगे बढ़ रहे वेयरवुल्फ की छाती पर जा लगा। इस झटके से वह जानवर पीछे की ओर गिर पड़ा और जमीन पर ढेर हो गया। यह अंततः वापस उठ जाएगा, गैरी को यह पता था। लेकिन ऐसे ही क्षणों के कारण वह इतना मुश्किल प्रतिद्वंद्वी था। हथियार के बिना भी वह असहाय नहीं था, कतई नहीं। छिपकर किए गए हमले नाकाम हो गए थे, इसलिए वेयरवुल्फों ने तय किया कि अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। अब उनमें से 8 ने उसे घेर लिया, एक पूरी टुकड़ी, और वे एक साथ उस पर टूट पड़े, चीखते और गुर्राते हुए, अपनी विशाल संख्या के बल पर उसे गिराने के लिए बेताब। गैरी ने उनकी ओर देखा, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। इससे काम आसान हो जाता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुम सबसे एक साथ निपटने दो। उसने अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए और एक झटके में हथौड़ा वापस आ गया। इस बार कुछ अलग था। गैरी ने जैसे ही हथौड़े में शक्ति डाली, उसका पिछला सिरा ऊर्जा से स्पंदित होने लगा और हल्की सी चमकने लगा। वह हवा में उछला, किसी हमलावर की ओर नहीं, बल्कि सीधा ऊपर, और फिर पूरी ताकत से हथौड़े को नीचे गिरा दिया। उसने उन पर निशाना नहीं साधा, उसने जमीन पर निशाना साधा। हथियार जमीन पर जमीन को हिला देने वाली आवाज के साथ गिरा और ऊर्जा का एक विस्फोट हर दिशा में फैल गया। उसके नीचे की टाइलें जोर से चटक गईं, बल्कि मकड़ी के जाले जमीन को चीरते हुए। आघात की लहर एक लहर की तरह फैल गई, अदृश्य लेकिन गहराई से महसूस की गई। यह आक्रमणकारी वेयरवुल्फों से होकर गुजरी और उन्हें हवा में ही रोक दिया। उनके लिए यह मानो किसी चकाचौंध भरी बिजली में फंस गया हो। एक पल वे उछल रहे थे, अगले ही पल वे जमीन पर पड़े थे, दर्द से तड़प रहे थे। मांसपेशियां अकड़ गई थीं, उनके मुंह से खून बह रहा था। अंदरूनी चोटों ने उनकी हरकतें बंद कर दी थीं। गैरी उन सबके बीच में खड़ा था, अविचल, अछूता। तभी नुम्बा रेस्तरां से बाहर आया। वह मूलतः मदद करने के लिए आया था, ये सोचकर कि कुछ वेयरवुल्फों को पीछे धकेलने की आवश्यकता हो सकती है तथा गैरी को सहायता की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। गैरी सिर्फ ठीक ठाक नहीं था, वह हावी भी था। वह इतना ताकतवर कब हो गया? नुम्बा ने आंखें फाड़कर सोचा। अब वह हमसे बहुत आगे है। अपनी बदली हुई अवस्था में भी हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। कम से कम अभी तक अधिकांश वेयरवुल्फों से निपटने के बाद गैरी ने अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर लिया। भट्ठा। उसने आयरन फैंग वेयरवुल्फ की तलाश में फिर से उस इलाके को खंगालना शुरू किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह जा चुका था, तो वो अभी भी जिंदा है, लेकिन आखिर वो कहाँ गया? गैरी अभी उसका पीछा नहीं कर सकता था। युद्ध क्षेत्र में अभी भी भेड़ियों का झुंड उमड़ रहा था। बहुत सारे वेयरवुल्फ रेस्टोरेंट की ओर बढ़ रहे थे। बाकियों को मदद की जरूरत थी। जैसे ही वह आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ, कोई चीज उसके ठीक सामने जमीन पर जोरदार आवाज के साथ गिरी। पंख बिखरे पड़े थे, जमीन पर लुढ़क रहे थे, अंधेरे और टूटे हुए। गैरी की आंखें चौड़ी हो गईं। कोई व्यक्ति उसके सामने दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर पड़ा था। जब पंख स्थिर हो गए, तो उसने तुरंत उस आकृति को पहचान लिया।
क्रॉली, गैरी ने स्थिर लेकिन चिंतित स्वर में कहा। क्या तुम ठीक हो? क्रॉली खड़ा हो गया, उसकी बगल में खून के धब्बे थे। उसके पंखों में कई तीखे नाखून गड़े हुए थे और उनमें से एक के पंजे का गहरा निशान लाल रंग का था। फिर भी क्रॉली की आंखें तेज थीं। उसने दर्द को नजरअंदाज करते हुए सिर हिलाया। मैं जितनी जल्दी हो सका यहाँ भागा, उसने हाँफते हुए कहा। लेकिन मुझे वापस जाना है। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि बाकी लोग भी सुरक्षित यहाँ पहुँच जाएं। वह पुनः उड़ान भरने से पहले मुड़ा। ये यलवा है, उसने कंधे के ऊपर से कहा। वह अपनी पूरी ताकत के साथ आ रही है। अध्याय 1425, अंतिम लड़ाई शुरू होती है। गैरी ने क्रॉली की हालत देखी। उसे पिछली बार की याद आ गई जब वे फीनिक्स ग्रुप के खिलाफ लड़े थे। क्रॉली उस समय लगभग अपनी जान गंवा चुका था। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था, फट गया था, पंख टूट गए थे और फिर भी वह फिर से यहाँ था। अभी भी लड़ रहे हैं। हाउलर्स के लिए अभी भी सब कुछ जोखिम में डाल रहा हूँ। गैरी ने अपना मुंह खोला, उसे रुकने के लिए कहना चाहता था, खुद को धकेलना बंद करने के लिए। लेकिन शब्द बनने से पहले ही क्रॉली हवा में था, क्षति के बावजूद उसके पंख फैले हुए थे। वह सामान्य से धीमा था, अपनी सामान्य गति या शान से नहीं उड़ रहा था और इससे गैरी की छाती चिंता से और भी सिकुड़ गई। उसे वहां इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर कभी नहीं। गैरी ने उसे दूर से गायब होते हुए देखते हुए सोचा, क्रॉली के अधीन सबसे शक्तिशाली अल्टेड थे। वे उच्च प्रशिक्षित थे, यहाँ तक कि कुलीन भी। उन्हें सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाला और एक व्यापक युद्ध के लिए सबसे अधिक तैयार समूह माना जाता था। क्या वे बस बदकिस्मत थे? जितने भी दुश्मनों का वे सामना कर सकते थे उनमें से उन्हें यलवा से भिड़ना पड़ा। बस इसी ख्याल ने गैरी की मुट्ठियां भींच लीं। और फिर जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था उसने यह आवाज सुनी। एक चीख, मधुर, गहरा, भयावह। गैरी ठिठक गया। उसने यह आवाज पहले भी सुनी थी। एक भयावह चीख जिसके हर सुर में शक्ति थी। ये लूना का गीत था। और अब भी जब ये युद्ध क्षेत्र में गूंजी, गैरी को इसके प्रभाव का आभास हो गया। वेवुल्फ हिलने लगे। जो लोग रेस्टोरेंट में बिखरे पड़े थे, जो पहले ही घायल हो चुके थे या गिर भी गए थे, अब खड़े हो रहे थे। धीरे धीरे, दर्द से लेकिन बिना किसी शक के वापस उठ रहे थे। मानो कुछ हुआ ही ना हो, मानो उनके शरीर टूटे ही ना हो। वे पीछे नहीं हट रहे थे, वे मुड़ रहे थे। विपरीत दिशा में जा रहा है। क्या हो रहा है? इजी ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या वे पीछे हट रहे हैं? किसी कारण से, नुम्बा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। और वह सही था। बगल से हाउलर के सदस्यों का एक झुंड दिखाई दिया। काले और सुनहरे कपड़े पहने कुछ लोग रेस्टोरेंट की ओर दौड़े चले आ रहे थे। उनके चेहरे पसीने से तर थे, सांसें तेज और उखड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी जान बचाने के लिए भागे हों। क्या बात है? इयान ने उनके आते ही पूछा। हम कैफे से आए थे, हाउलर के एक सदस्य ने हाँफते हुए बताया। क्रॉली ने हमें पीछे हटने को कहा था। वह और अल्टरेड्स लड़ने के लिए पीछे रह गए और जब तक हम आगे रहे उन्हें रोके रखा। ठीक है, इजी ने सिर हिलाकर कमान संभाली। अंदर जाओ और दूसरों का साथ दो। जो भी आदेश मिले उसका पालन करो। अब अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाओ। गैरी रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार की ओर तेजी से भागा। वह सामने के दरवाजे से अंदर घुसा और दो सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया। अपनी सुविधाजनक जगह से वह क्रॉली को लौटते हुए देख सकता था और उसके साथ पहले से कहीं कम ऑल्टर्ड सदस्य थे। उनमें से सभी सफल नहीं हो पाए। क्रॉली उसके बगल में उतरा और उसकी लैंडिंग बहुत कठिन थी। वेवुल्फ, पता नहीं क्यों, पर वो हमारे पास से भाग गए, क्रॉली ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा। क्या वो पीछे हट रहे थे? गैरी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं पहले भी इससे गुजर चुका हूँ। उसने क्षितिज की ओर देखा जहां दुश्मन चला गया था। जिन्होंने हम पर हमला किया और जिन्होंने तुम पर हमला किया, वे पीछे नहीं हट रहे हैं। वे सब यलवा की ओर बढ़ रहे हैं। उसने अपना जबड़ा भींच लिया। वो चीख लूना की है। वो चीख उन्हें सिर्फ ताकत ही नहीं देती, बल्कि पागल भी बना देती है। उन्हें दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है। उनका दिमाग बंद हो जाता है। वो बस सहज प्रवृत्ति बन जाते हैं। ना समझ, पागल, ज़ॉम्बी जैसे। क्रॉली के विचार उन उन्नत वेयरवुल्फों की ओर लौट गए जिनसे उन्होंने पहले लड़ाई लड़ी थी। उनकी अप्राकृतिक ताकत, गति, बर्बरता। वह सोच रहा था, ये भी यलवा का ही काम है। वह अपने पंजों से उन्हें और भी मजबूत बना सकती है और ऊपर से ये सब। यदि वह दोनों कर सकती है, यदि वह अपने भेड़ियों को अपने गीत और अपने पंजों दोनों से सशक्त बना सकती है, फिर वे जिसका सामना करने वाले थे वह सिर्फ भेड़ियों का झुंड नहीं था। ये राक्षसों का एक समूह था। हमें क्या करना चाहिए? नुम्बा ने बचे हुए लोगों के बीच नजरें घुमाते हुए पूछा। गैरी ने अपनी नजर उन 3 एएफए छात्रों पर घुमाई जिनके साथ उसने पहले भी लड़ाई की थी। वे थके नहीं थे लेकिन घायल जरूर थे। स्लिट ने अपनी छाप छोड़ी थी और हालांकि उनमें अभी भी लड़ने की ताकत बाकी थी, फिर भी उन्हें और आगे धकेलना एक जुआ हो सकता था। क्रॉली की हालत तो और भी खराब थी, पहले से ही बुरी तरह घायल। उसके पंख फटे हुए थे, उसके पंख खून से लथपथ थे। और वो अल्टर्ड हंटर्स जो वो अपने साथ लाया था, थके हुए, घिसे हुए, कुछ तो मुश्किल से खड़े भी हो पा रहे थे। गैरी को पता था कि वे सब किसका इंतजार कर रहे थे। उसका निर्णय। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, इजी ने उसके पास आकर कहा। लेकिन तुम्हें समझना होगा, ये नामुमकिन है। उसने दृढ़ निश्चय भरी आंखों से उसकी ओर देखा। आप सभी की रक्षा नहीं कर सकते। इस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं। अगर आप हमें पीछे हटने के लिए कहेंगे, अगर आप हमें लड़ाई बंद करने के लिए कहेंगे, तो हमारे इसमें बह जाने और हम सबके खत्म हो जाने की संभावना कम नहीं, बल्कि ज्यादा होगी। उसकी आवाज दृढ़ थी। और तुम्हें तो शुरू से ही लड़ना नहीं चाहिए था। तुम लड़ रहे हो, यही बात सब कुछ कह देती है। वह सही थी, उसे यह बात पता थी। लेकिन फिर भी यह बात उस पर भारी पड़ रही थी। वह सभी को नहीं बचा सका, लेकिन वह कोशिश तो कर सकता था। वह समूह की ओर मुड़ा। हाउलर मेंबर्स, गैरी चिल्लाया, अपने एंटी ऑल्टर्ड हथियार तैयार रखो। रेंज्ड ऑल्टर्ड्स, पीछे से मदद के लिए तैयार रहो। वह वापस दूसरों की ओर मुड़ा। बाकी सब लोग आगे के दरवाजे की तरफ चले जाओ। जब वे 50 मीटर के अंदर आएंगे तो हम उनका सीधा सामना करेंगे। कुल मिलाकर लगभग 20 लोग थे। ऑल्टर्ड हंटर्स कतार में खड़े थे, गैरी सबसे आगे, क्रॉली और उसके बगल में एएफए के छात्र।
बहुत कम लोग रेस्टोरेंट के अंदर रुके थे। गैरी जानता था कि अगर वेयरवुल्फ अंदर घुस आए तो क्या होगा। एक बार अंदर घुसते ही वे तबाही मचा देंगे। यह एक नरसंहार होगा। इस लड़ाई में एंटी-इल्टेड हथियार पहले से ही कम प्रभावी साबित हो रहे थे। लूना का गाना बजने के कारण वे हथियार उन्हें मुश्किल से ही रोक पा रहे थे। उसके कान फड़कने लगे, वह उन्हें सुन सकता था। वे आ रहे थे, और फिर उसने उसे देखा। यल्वा, वह रूपांतरित नहीं हुई थी। उसे रूपांतरित होने की जरूरत नहीं थी। वह आत्मविश्वास से भरी, लंबे और प्रभावशाली कदमों से चल रही थी। उसके दोनों ओर दो विशालकाय वेयरवुल्फ थे, बाकियों से बड़े। उनकी मांसपेशियां अस्वाभाविक रूप से उभरी हुई थीं। उनके जबड़ों से लार विष की तरह टपक रही थी। उनकी आंखें बेकाबू, बेपरवाह, गायब। गैरी को एहसास हुआ कि क्रॉली सही था। उन्हें बढ़ाया गया था। उसके पंजों ने उन्हें बदल दिया था। उनकी जैविक संरचना बदल दी थी। और अब उनके खून में भी लूना की चीख दौड़ रही थी। यह उनकी कल्पना से भी अधिक बुरा था। स्थितियां। गैरी चिल्लाया। सभी लोग चले गए। अब उनकी संख्या लगभग 80 थी। 80 वेवोल्फ। सब कुछ होने के बाद भी, जब पहले की लहरें शांत हो चुकी थीं, दो समूह एक हो गए थे, और अब ये ताकत एकजुट होकर खड़ी थी। बड़ी, ताकतवर, खून के लिए तैयार। वेयरवुल्फों की अगली पंक्ति आगे झुकी हुई थी, चारों पैरों पर। उनकी पीठें मुड़ी हुई थीं। उनके पंजे जमीन में धंसे हुए थे। लाल मिट्टी पर जमा हो रही थी। और तब यल्वा ने अपनी आवाज ऊंची की। आज के बाद हम ही बचे रहेंगे। वह चीखी। हाउलर्स का वजूद खत्म हो जाएगा। तो उन्हें मिटा दो, उनमें से हर एक को। सभी 80 भेड़िए चमकती आंखों और कांपती मांसपेशियों के साथ दहाड़ने लगे। और फिर उन्होंने हमला कर दिया।